जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया हमने। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ बात छेड़ के गया था पार्ट 1 के एंड पे। हाईटेक वाले सवाल में आपने यहाँ से हाई लो मेथड लगाया। आप अगर जाके देखेंगे ना, जब रिवीजन कर रहे होंगे ये सवाल करेंगे, तो आपने हाई लो मेथड लगाकर, नहीं है ये, इसमें नहीं था। हाई लो मेथड लगाकर आपने जो फिक्स्ड एफओएच निकाले थे, हालांकि ये पास्ट कॉस्ट थी, ठीक है, उससे जो फिक्स्ड एफओएच निकले थे उनको आपने एक्सपेक्टेड कॉस्ट के अंदर लिया था। असल मैंने आपको ना पहले दिन एक बात बताई थी कि जो टारगेट कॉस्टिंग है ये बेसिकली प्रोडक्ट की डिज़ाइन फेज़ के ऊपर अप्लाई होने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये जापानियों ने जिसको मुतारिफ़ कराया था कि आप सेल प्राइस बाज़ार से पूछें, अंदाज़ा लगाएं और फिर अपना एक टारगेट प्रॉफिट सेट करके उसको उसमें से माइनस करें और टारगेट कॉस्ट निकालें, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें कि सेल प्राइस को छेड़ना जब वो रिस्की होता है। तो अब असल में तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपकी जब एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपने निकालनी है तो उसके अंदर पहली बात, अगर तो उसने ग्रॉस प्रॉफिट की बात की है तो फिर ने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, प्रोडक्शन की सारी कॉस्ट लेनी है। और अगर उसने ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय नेट प्रॉफिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो फिर आपने प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ अदर कॉस्ट, सेलिंग, एडमिन भी ऐड करनी है। तो टारगेट कॉस्टिंग का असूल तो यही है, क्योंकि आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो इसलिए सारे खर्चे उसके लिए क्या हैं, रेलेवेंट। जैसे आप फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, आप प्रेमिसेस नहीं लेंगे, या आप उसकी फैसिलिटीज़ नहीं बना रहे होंगे, तो एफओएच के चैप्टर के अंदर तो यही होना था, ठीक है। पहली बात इसमें टारगेट कॉस्टिंग के चैप्टर में तो यही होना था, ठीक है। इसीलिए आपने इस हाईटेक वाले सवाल के अंदर भी देखा, आपने फिक्स्ड एफओएच ऐड किए। तो उससे पिछले भी जितने सवाल करते आए थे आप, पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, इन सब के अंदर 9वें 8वें तक आपने सब में क्या किया था, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट को ऐड किया था। फिर हम आए डेनमार्क आइसक्रीम में। तो डेनमार्क आइसक्रीम के अंदर मामला ये था कि उसने एग्जिस्टिंग गुड्स को, आइए अब ये आई कैप के मसाइल शुरू हो गए। कॉन्सेप्ट टारगेट कॉस्टिंग का वही है जो आपको दिया हुआ है, डिज़ाइन फेज पर, डेवलपमेंट फेज पर इसने लगना है और आपने कॉस्ट में सारी कॉस्ट लेनी है। बट डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में उसने जीपी मांगा है, ग्रॉस प्रॉफिट, टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट कहा है तो फिर सिर्फ प्रोडक्शन की कॉस्ट लो, और अगर उसने कहा है टारगेट नेट प्रॉफिट तो फिर आप दूसरी कॉस्ट भी लो। भी कॉन्सेप्ट यही है। अब आई कैप में मसाइल क्या आते हैं। आई कैप में मसला नंबर 1 आया था डेनमार्क आइसक्रीम में, जिसके अंदर आपने एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को भी लिया था। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को क्यों लिया था, क्योंकि कॉन्टिन्यूइंग बिजनेस के साथ ही मिलाकर नई प्रोडक्ट आई थी और उसने कंबाइंड प्रॉफिट कहा था, जिसकी वजह से पिछली फिक्स कॉस्ट भी हमें शामिल करके ही करनी पड़ी थी, एज अ होल इस डिसीजन को लेना पड़ा था। हालांकि नई प्रोडक्ट अलग से ही नज़र आती है लॉन्च फेज़ के ऊपर, उस पर डिज़ाइन फेज़ के ऊपर, लेकिन आईकेप ने इस सवाल में क्या किया था, इसको कंबाइन कर दिया था दूसरे सवाल के साथ, ठीक है। मतलब इसको कंबाइन, नई प्रोडक्ट को कंबाइन किया था पुरानी प्रोडक्ट के साथ और एक कंबाइंड बिजनेस का प्रॉफिट मांगा था, तो हमें यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाली भी लेनी पड़ी थी, ठीक है। फिर हम आए हाईटेक के अंदर। तो हाईटेक के अंदर उसने क्या बोला जी कि हम, नहीं हाईटेक नहीं था, सॉरी, ये पास पेपर कौन सा है, यही है, देखूँ मैं ज़रा लिख के लाया था, हाँ हाईटेक, ठीक है। हाईटेक के अंदर उसने क्या कहा था जी कि HL इज़ वर्किंग ऑन असेंबलिंग अ न्यू कंपोनेंट EXV99, जिसके अंदर फिर उसने इसकी एक लाइफ साइकिल दिया था। ये मैंने आपके लिए लिखा कि न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइफ थी, और क्या न्यू सेटअप रिक्वायर्ड है, क्या फिक्स एक्सपेंस इनकर होंगे या नहीं होंगे, ये नहीं बताया था। अब न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट है वो, मे बी देयर इज फिक्स कॉस्ट, मे बी नॉट, as it is not told so it is included as incremental by assuming fixed cost will be as per OAR। जो पहले से फिक्स कॉस्ट आ रही थी वही अब आगे भी लगेगी, क्योंकि उसने अलग से बताया नहीं था, ठीक है। 2 सवाल हो गए। पहला सवाल डेनमार्क आइसक्रीम फिक्स कॉस्ट क्यों ली, दूसरा सवाल हाईटेक क्यों ली, ठीक है। असल कॉन्सेप्ट अलग दे चुका हूँ, आईकेप के मसाइल की बात कर रहा हूँ। तीसरा सवाल फिर आपने जाकर किया, ये दूसरा सवाल हो गया, ये कहाँ गया, डेनमार्क। डेनमार्क आइसक्रीम में क्या है जी, ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट्स वाज रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग करंट प्रोडक्ट्स, दैट्स वाई टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वाज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। फिर हम गए, ये तस्वीर खिंचवा देता हूँ, फिर हम गए रग्बी वाले सवाल में।
अब रग्बी वाले सवाल का मसला ये था कि रग्बी वाला सवाल रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में उसने यानी कि मिक्स किया था कॉस्ट टारगेट कॉस्टिंग को किसके साथ, रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर के साथ। तो जब इसने रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर के साथ मिक्स होना है बेटा, तो फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स डोमिनेट करेंगे। रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स डोमिनेट करेंगे तो इसका मतलब रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं कि फिक्स कॉस्ट सिर्फ तब लेते हैं जब वो इंक्रीमेंटल हो। और यहाँ पे आपने हाई लो मेथड लगाकर जो फिक्स कॉस्ट निकालनी है, अब वो चूँकि आपके पास्ट हिस्टोरिकल डाटा से उठाया गया है, तो फिर आप उसको कहते थे कि जी ये तो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है, इसको हमने नहीं लेना। ठीक हो गया। ये जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखें, रेलेवेंट कॉस्ट चैप्टर 26 में रग्बी वाले सवाल में क्या हुआ, एज इट वाज रेलेवेंट कॉस्टिंग क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट वर रिक्वायर्ड, expected relevant costs were required, so cost gap was also calculated ignoring fixed cost as fixed cost was not clearly incremental। ठीक है। फिर हम आए इसी चैप्टर के अंदर जो सबसे लेटेस्ट सवाल था HG एंटरप्राइजेस। इस HG एंटरप्राइजेस के अंदर भी हमने क्या किया था, हमने एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को इग्नोर किया था। ऐसे ही है, 40% टोटल फिक्स overheads आर फिक्स्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स एज पर लेटेस्ट, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इतने, जिसमें से अगर 40% फिक्स्ड है तो हमने उसको इग्नोर किया था, हमने सिर्फ वेरिएबल लिए थे। मैंने पिछली अटैम्प्ट में चूंकि इस सवाल को किया था वन नोट पे, तो मैं वो आपको दिखा सकता हूँ होपफुली। ये देखिए, तो हमने इस 11th क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या लिया था, रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स को क्या कर दिया, इग्नोर। अब यहाँ पे क्यों इग्नोर किया जी हमने, इस सवाल में इसलिए इग्नोर किया था कि यहाँ पर लंबी कहानी भी लिखी है, फिर एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ठीक है, कि टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर 12 में HG एंटरप्राइज में क्या हुआ, प्रोडक्ट्स एडिशनल एक्सपेंसेस वर डायरेक्टली गिवन एंड नथिंग इन फिक्स कॉस्ट वाज इंक्रीमेंटल, एडिशनल टारगेट प्रॉफिट लेड टू ओनली टू दैट न्यू प्रोडक्ट वाज गिवन, दैट्स वाई ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर गिवन। मैंने फिर गिवन ही लिख दिया, इंक्रीमेंटल कॉस्ट वर यूज। ठीक है जी, सही है। अब ये सारी बातें तो इनके कंपैरिजन में की जिनमें आपको मसला आ सकता था। ठीक है, हाईटेक में क्यों लिया, डेनमार्क में क्यों लिया, हाईटेक के अंदर नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, नया प्रोजेक्ट है, क्लियरली नहीं बताया गया कि फिक्स कॉस्ट एडिशनल है या नहीं है, तो अज्यूम किया कि जो OAR की बेस से पहले फिक्स कॉस्ट थी वही आगे भी होंगी। डेनमार्क आइसक्रीम में क्या हुआ भाई, उसने एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी साथ शामिल कर दिया और टोटल प्रॉफिट बिजनेस का दे दिया, तो हमें वो भी लेना ज़रूरी थी, हमने एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को भी लिया। ठीक है, लेकिन आपको रग्बी वाले सवाल में फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल ना होने को ऐसे इग्नोर होती नजर आई। उसकी वजह क्या थी, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग डोमिनेट कर गए, रेलेवेंट कॉस्टिंग का मिक्सचर हो गया था टारगेट कॉस्टिंग के साथ। और देखा जाए ना तो यहाँ पर भी HG एंटरप्राइजेज में भी रेलेवेंट कॉस्टिंग का ही मिक्सचर था जब उसने ये एडजस्टमेंट दी थी आपको। ये देखें, मैंने क्या कहा था, जब पहले हमने छोड़ भी दिया था इस सवाल को कि हम इसको कब करेंगे, जब रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फिर सादा सी बात ये हो गई कि अगर सिर्फ टारगेट कॉस्टिंग का प्योरली सवाल आए, ठीक है जी, टारगेट कॉस्टिंग अकेला हो, तो उसमें आपने सारी कॉस्ट लेनी है, ऑल कॉस्ट्स। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि अगर उसने प्रॉफिट में GP बोला हुआ है तो फिर ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट लेना, और अगर उसने प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट लॉस बोला हुआ है तो फिर ऑल कॉस्ट्स, जिसमें प्रोडक्शन भी और अदर भी, यानी सेलिंग एंड एडमिन भी ले लेना। ठीक है जी, सही हो गया। और अगर उसने टारगेट कॉस्टिंग को मिक्स कर दिया रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ, जो कि नहीं आता भाई कहते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर हमने क्या करना है जी, हमने फिर फिक्स कॉस्ट को सिर्फ तब लेना है इफ इंक्रीमेंटल। ठीक है जी, क्योंकि फिर ये डोमिनेट कर जाएंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स। तो अभी भी टारगेट कॉस्टिंग के अंदर हम उसी असूल पे जो पहले दिन पढ़ा था, क्योंकि असल कॉन्सेप्ट यही है टारगेट कॉस्टिंग का कि ये जिस फेज पर अप्लाई होता है ये टारगेट कॉस्टिंग का प्रिंसिपल, वो होता है डिज़ाइन फेज। तो उस वक्त हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो सारे खर्चे ही हमारे लिए रेलेवेंट हैं। ठीक है ना, हमने नई फैक्ट्री लगानी है, नई मशीन लेनी है, नई प्रेमिसेस का बंदोबस्त करना है, जो भी करना होता है वो सब कुछ ही हमारे लिए रेलेवेंट होता है। ठीक है, हाँ, बस अगर वो को रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर के साथ जिसकी निशानी होती है इस तरह के लफ्ज़ आना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, कोई रेलेवेंट कॉस्टिंग बाकायदा नाम लिख देता है, तो उस सूरत के अंदर फिर आपको
मजबूरन, और वो फिर क्लियरली पता भी लग रहा होगा। जैसे वो तो चले, रग्बी वाले सवाल में तो रिक्वायरमेंट ही होगी ना, रेलेवेंट कॉस्ट निकालो। जब रेलेवेंट कॉस्ट निकालो का लफ्ज आ गया तो फिर जाहिर सी बात है उसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो थी वो फिक्स्ड होती तो तभी आ सकती थी। लेकिन इस सवाल के अंदर जो है आपको, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि कमजोर वाली अजम्पशन ये है, ठीक है, लेकिन असल बात तो फिर ज़्यादा मजबूत वाली क्या है, ये कि प्रोडक्ट के एडिशनल एक्सपेंसेस सिर्फ गिवन थे, कोई फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल बताई नहीं हुई थी, एडिशनल टारगेट प्रॉफिट सिर्फ उसी प्रोडक्ट का गिवन था, तो इसलिए सारे इंक्रीमेंटल कॉस्ट को ही हमने यूज़ किया था। ठीक है, बहरहाल ये सारी बातें ऐसे ही हैं, ठीक है, फजूल में है, पिक्चर लेनी है तो इसकी ले लो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा कोई नहीं है। असल बात बस इतनी सी है कि टारगेट कॉस्टिंग अगर अकेला आए तो आपने बस सारी कॉस्ट को लेना है जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट भी शामिल होंगी। ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और अगर ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ मिक्स कर दे तो फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग डोमिनेट कर जाता है, उस वजह से फिर आपको फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीमेंटल वाली सिर्फ लेनी होती है। ठीक है, सही है जी जी, वो बताएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट, टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर वो ना बोले तो टारगेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट ही होता है, जैसे हम अभी तक करते आए। ये एक छोटी सी बात बीच में एडिशनल थी, इसकी को पिक्चर लेना चाहे तो भी ठीक है। अच्छा जी, अब इस दफ़ा जो सवाल आया है उसको मैं ज़बरदस्ती करके टारगेट कॉस्टिंग का सवाल ही कह रहा हूँ। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो टारगेट कॉस्टिंग का ही सवाल था। इसके अलावा कुछ लोग कह देते हैं जी ये तो सादा डिसीजन मेकिंग थी, तो सादा डिसीजन मेकिंग कह लो भाई, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा वही निकलना है आपसे भी एंड पे जो मैं अभी कह रहा हूँ। क्वेश्चन ज़रा चेक करें। ये तो है ना इन्वेंट्री, ये तो सीवीपी का हो गया, ये मजेंटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद करने वाला एक ही सवाल रह गया, वो 8वां है, वो है वो उसका डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ठीक है ना, वो रह गया, वरना तो एक इन्वेंट्री यूक्यू वाला छोटा सा सवाल है, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल है, छोटा सा ही है, मतलब फटाफट जैसे आपके किए हुए सवाल है वैसे हैं, और एक आपका फेवरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इस दफ़ा प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं आया था, और जॉइंट बाय प्रोडक्ट पिछली बार भी नहीं आया हुआ, इस पिछली से पिछली बार भी नहीं आया हुआ, ठीक है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ पड़ा। चलिए सवाल पढ़ें ज़रा, कहता है डिटरमिन करें, बल्कि आप पढ़ें ज़रा, सवाल परिचय में आ गया, ज़रा टफ सवाल है ये निस्बतन।
हाँ जी, टफ लगा सवाल, टफ पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पढ़ा? होएबल है। टारगेट कॉस्टिंग का लग रहा है सवाल या नहीं लग रहा? डिसीजन मेकिंग, टारगेट कॉस्टिंग भी डिसीजन मेकिंग है, आपको मैंने बताया था। टारगेट कॉस्टिंग भी डिसीजन मेकिंग है चांद, इसलिए डिसीजन मेकिंग से पहले मैंने इसको स्टार्ट में कराया था। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग ही कह सकते हैं उसको, भी कह सकते हैं इसको टारगेट कॉस्टिंग, ना कहें तो सादा डिसीजन मेकिंग का सवाल कर लें। लेकिन डिसीजन मेकिंग के फिर उन चार में से किसी एक सिनेरियो में नहीं पड़ रहा। ये लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। फिर ये मेक और बाय भी नहीं है, ठीक है, वो अलग पड़ा हुआ है, सवाल आया हुआ है इस अटैम्प्ट में। फिर ये कोई फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन भी नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन तो नहीं है, नई प्रोडक्ट आ रही है। और फिर ये कंटिन्यू शटडाउन भी नहीं है। तो फिर डिसीजन मेकिंग तो है, तो फिर टारगेट कॉस्टिंग की तरफ इसका रुख ज़्यादा जाता है। लेकिन हमारी बला से किसी भी तरह से सोल्यूशन पे पहुंचना है, हम अपनी टारगेट कॉस्टिंग की तरतीब से चल पड़ेंगे। नेट में एंड पे आंसर भी वही निकालना है जो आई कैप का निकला, उसने जैसे किया उसको छोड़ो, ठीक है। तो पढ़ें ज़रा सवाल। डिटरमिन करें मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी that MIL can incur for material X in order to achieve an increase of 40 million in the net profit for the next year। 40 million का नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट एडिशनल आ जाए, ठीक है। बताएं वो कितनी मैक्सिमम कॉस्ट मटेरियल एक्स की इनकर करें। अब असल में ना कहानी कुछ ऐसी थी, आपने चूँकि सवाल पढ़ लिया है, ए बी बना रहे थे, एक नई प्रोडक्ट सी लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर मटेरियल भी लगना है, लेबर भी लगनी है, एफओएच भी लगने हैं। लेकिन पूरे सवाल में कहीं फिक्स एफओएच का जिक्र ही नहीं, जान ही छूट गई। हैं ही कौन से सिर्फ वेरिएबल एफओएच, है ही कौन से सिर्फ वेरिएबल एफ। अच्छा, लेकिन जो प्रोडक्ट सी है उसमें एक प्रोडक्ट सी 1 किलो मटेरियल एक्स का रिक्वायर करता है। अब इसके बारे में उन्होंने पूछा था, शायद वो सप्लायर से कॉस्ट बार्गेन करने के लिए शायद कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 1 किलो मटेरियल एक्स का मैक्सिमम कितने का खरीदें हम कि हमारा अगले साल का प्रॉफिट कितना आ जाए, 40 मिलियन। अब इसमें ना मैंने जब सवाल को देखा सुबह, तो मैंने इसको इस तरह से प्लान किया कि हम इसको यूँ करेंगे कि हम पहले वही टारगेट सेल रेवेन्यू नज़र आ रहा है जी आपको, कितने मिलियन उन्होंने कहा था जी, 2 मिलियन केजीज बेच लेंगे। और कितने पे बेचेंगे जी? तो 2 मिलियन इंटू कितना, 190 टोटल। ये 1000 में है मिलियन में है? मिलियन में कर रहे हैं, चलें फिर 1000 में कर लें एटलीस्ट, बहुते भी शौक है ना हो मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है? ज़्यादा फिर वो यूनिट्स के अंदर बहुत गड़बड़ हो जानी, यूनिट्स ज़रा इतने ज़्यादा नहीं ना निकलने, फिर आप या तो उसको बिलियन में कन्वर्ट सही कर लें, फिर तो ठीक है। चलें रुपीज़ इन 1000 चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्या कर लें हम, टारगेट प्रॉफिट लेस कितना जी, 40,000। तो आपकी टारगेट कॉस्ट क्या बन रही है जी, बोलें 3। अच्छा, अब इसमें से ना जी हम अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाला करते थे और एंड पे कहते थे कॉस्ट गैप इतना रह गया। एक सवाल में ऐसे भी उसने करवाया था कि जो कॉस्ट गैप मतलब जैसे निकल आया, तो उसने कहा था बताओ जी कितना डिस्काउंट हम सप्लायर से मांगे। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वैसे ही सवाल होता नज़र नहीं आता। हम सिवाय मटेरियल एक्स के सारी कॉस्ट निकाल दें, जिसमें हम लेबर की कॉस्ट भी निकाल देंगे इसमें से, एक्सपेक्टेड, ये क्या है टारगेट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड लेबर की कॉस्ट निकाल दी, एक्सपेक्टेड वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट निकाल दी, और मेरे ख्याल में आपका कोई कंट्रीब्यूशन लॉस भी आ रहा था, वो भी तो कॉस्ट है, वो भी आपने निकाल दी। अब जो बाकी बची है वो आपकी टारगेट कॉस्ट बची है, जिसमें अभी आप मटेरियल एक्स खरीद सकते हैं। तो मटेरियल एक्स आपने कितना खरीदना है ये आप देख लें,
वो आपको पता लग जाएगा। अगर आप 2 मिलियन यूनिट्स बना रहे हैं और हर एक के ऊपर 1 किलो लगता है, लॉस भी था आई थिंक, तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कर लें। शायद अगर ये 2 मिलियन है तो शायद वो 20 लाख है, तो मसलन 21 लाख केजीज आपने ये एक्स खरीदना है, तो जो आपकी यहाँ पे बचेगी टारगेट कॉस्ट, उसको आपने डिवाइड कर लेना है। समझ आई बात की? यही ना कर लें, यही कर लेते हैं। लें जी, तो क्योंकि अब बात शुरू हो गई है ना, इसी पे चल पड़ते हैं आगे। अच्छा जी, अब सवाल को ज़रा मेरे साथ मिल के पढ़ लें। इधर करें, बोर्ड पे करें, बता दें। Magenta Industries Limited manufactures 2 products A and B. Management is currently considering the introduction of a new product. इधर से मुझे लगा कि यार न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है तो हम उसी तरह से चल सकते हैं। बाकी डिसीजन मेकिंग, सिंपल डिसीजन मेकिंग का सवाल है जो कहीं पे डाल नहीं सकते, मैं इसको इधर ही डाल सकता हूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि ये इधर आ सकता है। बहरहाल कुछ ज़रूरी नहीं होता क्लासीफाई करना, सवाल हो जाए तो ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि मैंने इसको समझते हुए इस तरह से सवाल कर दिया। इस तरह से आई कैप के सोल्यूशन को आप देखेंगे तो उसने इसको किसी और तरीके से किया हुआ है, लेकिन एंड आंसर पे मैच कर जाएंगे इंशाल्लाह हम, ठीक है, क्योंकि बाकी प्रिंसिपल्स हम सारे सही सही लगा लेंगे, ठीक है ना। अब फिर कहता है जी, सी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर, और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम MIL's बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब ये क्या है? बजट, ठीक है। सेल्स रुपीज इन मिलियन गिवन है, ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी रुपीज इन मिलियन गिवन है। ओके हो गया। अब ए और बी का कंट्रीब्यूशन भी गिवन है, और इससे आसान बात क्या हो सकती है कि इनका कंट्रीब्यूशन लॉस लेना होता है हमने, जिसमें वो कह रहा था, इधर देखें, फॉलोइंग एस्टीमेट्स रिलेट स्पेसिफिकली टू सी, सेल ऑफ सी आर एस्टीमेटेड एट 2 मिलियन केजीज एट सेलिंग प्राइस ऑफ 190, जिसको आपने ऑलरेडी ले लिया, लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन से आपकी ए और बी की सेलिंग प्राइसेस, ये सेल्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी। मतलब आपने कोई एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर दी ना, ठीक है, कि आप पहले आइसक्रीम खिला रहे थे जी, टूटी फ्रूटी और वनीला भी, अब आपने जो है वो चॉकलेट फ्लेवर भी लॉन्च कर दिया, बच्चों ने सारी जो है उधर ही जोर लगा दिया, तो थोड़ा सा आपका वनीला और टूटी फ्रूटी हो सकता है 5-10% सेल कम भी हो जाए, लेकिन नई वाली भी आ रही है, ठीक है। लेकिन अब वो तो ये कह रहा है कि 40 मिलियन का प्रॉफिट अगले साल में होना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट सी की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ए और बी को सिर्फ उस हद तक ले रहा हूँ कि ए और बी का कुछ कंट्रीब्यूशन सी की वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए यूँ समझ लें कि एक रेलेवेंट कॉस्ट बन गई कि हम जब सी को लॉन्च करेंगे तो इसकी वजह से ए और बी का 5 और 10% लॉस हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो मेरे ख्याल में तो सबसे पहले इसी को ले लें, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड बी लॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन भी सवाल में गिवन है, कितना कंट्रीब्यूशन है जी? 100 मिलियन इंटू इसका 10% गया, ए का 5% गया, और बी का, इसका कितना टोटल कंट्रीब्यूशन है? 200 है, और उसका ज़्यादा चला गया यार। चलो खैर, क्या हो सकता है, अब तजर्बा तो नया करेंगे, हमने प्रॉफिट बढ़ाना है, कोई बात नहीं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स अगर थोड़ा सा डाउन गई हैं तो बताइए जी, 20,000। ओके, आगे चलें जी, नेक्स्ट। उसके बाद अब तो बहुत सिंपल है जी, ठीक है। क्या कहता है जी? लेबर इज पेड एट अ नॉर्मल वेज रेट ऑफ 200 पर आवर, जो कि रिप्रेजेंट करता है 10% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसमें से 10% क्या है? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, तो इसका मतलब 90% फिर क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स है, ठीक है। अब हमने निकालना ये था कि अगर 10% इसमें लेबर कॉस्ट है, तो फिर जो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है वो कितनी है, क्योंकि सवाल में वो क्या कह रहा है? वेरिएबल ओवरहेड्स आर 600 पर लेबर आवर एंड अप्लाई टू ऑल आवर्स वर्कड। अच्छा, ये भी उसने बता दिया, 600 रुपये पर आवर है। इसका मतलब इसकी टेंशन ही कोई नहीं, बस ये पता लग गया कि हमें 200 रुपये पर आवर अगर हमारा नॉर्मल वेज रेट है, तो ये कोशिश करके निकाला जा सकता है यहाँ से कि ए और बी पे कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं। क्योंकि आप 400 का 10% निकालें, 40 मिलियन रुपए, और रेट क्या है? 200 रुपये पर लेबर आवर, तो 40 मिलियन को डिवाइड कर 200 से तो क्या आता है? वैसे चेक करें ज़रा,
200 यानी 2 लाख, 2 लाख लेबर आवर्स ए पर लग रहे हैं। इसी तरह से आप 480 का 10% करें जी, 48, 480 का 10% 48,000, 48 मिलियन, बल्कि 48 मिलियन रुपीस बन गया। उसको 200 से डिवाइड किया तो 240, 2,40,000 आवर्स ये अभी करंटली लगे हैं, ये करंटली लगे हैं। लेकिन अगर सी आएगा तो 200 की बजाय इसका 95% आवर्स लगेंगे और 240 बोला आपने। क्या ख्याल है जी? ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ? इसकी वजह थी पॉइंट नंबर 4, आपने पढ़ लिया ना सारा। क्या बोला था इसने? MIL's नॉर्मल लेबर कैपेसिटी 440 लाख आवर्स। अब इधर देखो जी, ऑलरेडी 440 वो यूज हो रहे थे, ऐसे ही है ना, अभी जब ए और बी चल रहा था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एनी आवर्स वर्कड इन एक्सेस ऑफ दिस कैपेसिटी आर पेड एट अ, तो अब अगर ये कंट्रीब्यूशन ए और बी का लॉस ना होता तो हम सारे के सारे आवर्स जो रिक्वायर्ड हैं सी के लिए वो ओवर टाइम में यूज करते। ऐसा ही है। वैसे कितने रिक्वायर्ड हैं? वो कहता है कि कन्वर्जन ऑफ एक्स इंटू सी वुड रिक्वायर 0.5 लेबर आवर, 0.05 लेबर आवर पर केजी ऑफ सी। तो 2 मिलियन को मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना आता है? 1 मिनट, 2 मिलियन, हाँ अंदाजा वैसे ही जरा, ठीक है जी बोलो। मसलन 1 लाख, ठीक है 1 लाख, मसलन नहीं, करीब करीब तो कर लो, मतलब आप लॉस ना कराओ फिलहाल। देखो भाई, एनी आवर्स वर्क, पहली बात सुनो, कन्वर्जन ऑफ एक्स इंटू सी वुड रिक्वायर 0.05 लेबर आवर्स पर केजी ऑफ सी। मटीरियल का लॉस है, आइडल टाइम तो नहीं बोला उसने, इसलिए ये एग्जैक्ट आवर्स निकालो, इसमें कोई लॉस नहीं है, लॉस मटीरियल का है, ठीक है, कंफ्यूज ना करो जी। कितने लाख आवर्स? 1 लाख ही चाहिए? सुभान अल्लाह, सॉरी यार, अच्छा मुझे लगा शायद आप वो लॉस शॉस का 1 लाख आवर्स सी के लिए चाहिए। अगर ए और बी का कोई कंट्रीब्यूशन लॉस ना होता तो सारे का सारा ओवर टाइम में होता, लेकिन उसने आगे बता दिया, ना बताता तो हम भी ये assumption लेते। क्या कहते हैं? लेबर आर सेव्ड फ्रॉम रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी मे बी यूटिलाइज्ड टू प्रोडक्ट सी एट नॉर्मल वेज रेट। इसका मतलब यहाँ से जो बचेंगे वो आर्स तो नॉर्मल वेज रेट पे आ गए, लेकिन हमें तो चाहिए टोटल 1 लाख, तो जो बाकी बचेंगे उसके अलावा वाले वो फिर कितने परसेंट? 50% प्रीमियम पे हैं, यानी 1.5 गुना, यानी 200 देना नॉर्मल है तो इसको 300 रुपया देंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद 15 न्यू सुपरवाइजर्स विल बी हायर्ड अ मंथली सैलरी ऑफ, अब ये फिक्स कॉस्ट है या नहीं है? लेकिन कौन सी फिक्स कॉस्ट है? क्लियर नजर आ रहा है, इंक्रीमेंटल है, तो जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होगी वो हमारे लिए क्या है? रेलेवेंट है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम सुपरवाइजर कॉस्ट देयर इज नो चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट, इसीलिए हमने फिर उसको लिया भी नहीं, ठीक है, सही है। तो क्लियर क्लियर बातें थी। एनीवेज, अब मुझे यहाँ से माइनस क्या करना है जी? और कौन सी कॉस्ट माइनस करनी है जी? लेबर कॉस्ट किसी तरह से निकल आए, मेरी लेबर कॉस्ट निकल आए। अब ये किसकी कहानी चल रही है? टोटल सेल रेवेन्यू सिर्फ किसका हमने लिया है? सी का। टोटल सेल रेवेन्यू सी का ऑफ सी, और टारगेट प्रॉफिट ओवरऑल है, ठीक है। टारगेट कॉस्ट सिर्फ सी की है और इसी के अंदर हमने कंट्रीब्यूशन लॉस को भी ले लिया ना, ठीक है। अब इसी तरह से लेबर कॉस्ट सिर्फ किसकी चाहिए हमें? सी की, और वेरिएबल ओवरहेड भी किसके चाहिए हमें? सी के, और एडिशनल सुपरवाइजरी कॉस्ट ये भी किसकी चाहिए? सी की, तो ये तो है ही उसी की, एडिशनल सुपरवाइजरी कॉस्ट। लो भाई बच्चों, कोशिश करो लेबर कॉस्ट निकालने की। यू हैव ओनली 1 मिनट, जल्दी करें, हिम्मत मारे, हिम्मत।
हाँ जी, नहीं कुछ बड़ी गल। मुझे ये बताएं लेबर आवर्स फॉर ए कितने चाहिए। हमने कहा जी टोटल कॉस्ट उसने 400 मिलियन बताई थी ना, 400 मिलियन है ना, और इसका 10% क्या है, लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट का रेट क्या है। अब ये 10% किया तो वो आंसर आ गया ना आप जो बता रहे थे, डिवाइडेड बाय ₹200, तो आंसर क्या आता है 200 यानी 2 लाख। लेकिन आप इसको 95% से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब ए ने 10% 5% कम बनना है जी, 1,90,000। बाद में थाउजेंड्स कर लेंगे, ठीक है, अभी पूरा लिखते रहे। 190 भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 400 मिलियन ले लिया तो इसलिए फिलहाल फुल फिगर लिखे, फिर यहाँ पे बाद में 1000 कर लीजिएगा। ओके, चलो ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसे ही लेबर आवर्स फॉर बी कितने रिक्वायर्ड हैं, तो 480 मिलियन की बी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, इसका 10% इसकी लेबर कॉस्ट है, 200 ही हम पे करते हैं लेबर को, तो आंसर 9 जो भी आया वो आप 2,40,000 निकाल रहे थे ना पहले, 90% करें, ठीक है जी। अब कितने हो गए आवर्स, 40, और नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, तो नॉर्मल कैपेसिटी से कितने मिल गए, 34 रुपये लगेगा, 200 रुपये, और बाकी जो ऊपर आप कह रहे थे लाख के पता नहीं कितने चाहिए, यहीं पे उसके भी निकालना लें, आरजे ये अलग कर लें, बस यहीं पे निकाल लेते हैं जी, लेबर आवर्स सी के भी, लेबर आवर्स फॉर सी जी। तो यहाँ पे तो उसने सीधा ही बताया हुआ कितना जी, 2 मिलियन केजीज इंटू 0.05 लेबर आवर्स पर केजी, तो ये कितने बने थे, 1 लाख गालिबन आपने बोले थे, ठीक है जी, हैं 266 है ऊपर वाला, हाँ आप जी टोटल क्या आया, 506। ये मैंने वैसे ही अब टोटल कर दिया ताकि अब ज़रा पहले आप रुक जाते तो रुक जाते। अब ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि 5,06,000 टोटल लेबर आवर्स हमें चाहिए इन तीनों को बनाने के लिए, जबकि हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी में अवेलेबली कितने हैं, 4,40,000, ठीक है। तो सी के लिए तो फिर ऊपर वाले आर्स ही लगने ना, ये तो भी पहले ही बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको पढ़ें ज़रा, MIL's नॉर्मल लेबर कैपेसिटी 4,40,000 आवर्स, तो हमने कहा जी नॉर्मल, अब वर्किंग एक और ओपन कर रहा हूँ फिर मैं, वर्किंग 2 माजरत के साथ, तो नॉर्मल कैपेसिटी लेबर आवर्स एट नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक, 4,40,000 आवर्स, और रिक्वायर्ड फॉर ए एंड बी, अब ये ऊपर वाले उठा लो 190,000, तो ये मैं वहाँ टोटल करने का कह रहा था और रोकने का कह रहा था, लेकिन आप नहीं रुके, तो इसलिए अब फिर इसको मुझे अलग वर्किंग करनी पड़ी जी। 40, तो इसको माइनस करें तो आपके पास अवेलेबल लेबर आवर्स एट नॉर्मल कैपेसिटी, और इसका रेट होगा नॉर्मल, ऐसे ही है, कितना 34,000, और उसके साथ ही दूसरे आवर्स भी निकाल लें, मैं तो कहता हूँ रिमेनिंग लेबर आवर्स एट ओवर टाइम प्रीमियम, कुछ भी लिख लें बस अपने लिए। अब उसके लिए क्या करें आप, टोटल हमारे पास हमें रिक्वायर्ड हैं 100,000 ओवर टाइम, ज़रा प्रीमियम पता लग गया आपको, प्रीमियम की जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो 100,000 ये वर्किंग नंबर 1 वाला, माइनस 34,000 अवेलेबल हैं, तो 66,000 लें जी, कॉस्ट निकल आई है, ठीक है। तो लेबर आवर्स, लेबर कॉस्ट सी की क्या आएगी, अब ये तो यहीं लिखवा दो यार जी, 34,000 घंटों का रेट 200 रुपये, प्लस 66,000 घंटों का रेट 200 इंटू 1.5, 266,000,
थाउजेंड्स। अगर मैं यहाँ पे लेबर कॉस्ट को ऐसे लिख दूँ तो ये पूरा कर लेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है जी, गुजारा हो गया। चले आप वेरिएबल ओवरहेड निकाल दे, जल्दी करें। अरे बाबा, वेरिएबल ओवरहेड पे इतनी देर क्यों लगा दी? टोटल आवर्स हमें कितने चाहिए? हमें क्या इससे लेबर ओवर टाइम काम करी है? कोई नहीं, मशीन तो मशीन है। और 600 रुपये उन्होंने रेट दिया हुआ था। ये जी, ये पढ़िएगा, लेबर वेरिएबल ओवरहेड का रेट है 600 पर लेबर आवर एंड अप्लाई टू ऑल आवर्स वर्कड। सब पे लगना था। कितना? ये कितना आया? 60,000। कितने सुपरवाइजर रख रहे हैं जी एडिशनल? और इनकी मंथली सैलरी है, और साल की, बल्कि यूं लिखे ना, मंथली सैलरी कितनी है? 180,000। और ये 12 महीनों की पहले बनाए। ये एक बंदे की पूरे साल की, क्योंकि उसने पूरे साल का कहा हुआ है ना, पूरे साल की सेल, पूरे साल का प्रॉफिट, हर चीज पूरे साल पे, तो पूरे साल पे ले जाएंगे। इनटू, अब हैं कितने नंबर ऑफ सुपरवाइजर? 15। बोलो 32400। लें जी, और कोई कॉस्ट देख लें तसल्ली से, है तो बताएं। अगर आप कहें तो मैं इसका एक टोटल कर देता हूं, इनको माइनस यहां पे करने की बजाय एक डिब्बा लगाता हूं और इसको एक नाम देता हूं। पहले आप इसका फिर मुझे टोटल कर दें। इस डिब्बे का टोटल कर देना अगर मुझे। 144,000। देखिएगा जरा, इसको नाम मैं क्या दे रहा हूं? 144, आप बताएं क्या नाम है इसका? 144,000 क्या है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट के मटीरियल एक्स विदाउट मटीरियल एक्स। असल में ये बात लिखना चाह रहा हूं, ठीक है ना? ये क्या है? एक्सपेक्टेड कॉस्ट है लेकिन विदाउट मटीरियल एक्स है। अब जब हम टारगेट कॉस्ट में से ये माइनस करेंगे तो जो बाकी कॉस्ट का हमारे पास पोर्शन बचा, यही है वो कॉस्ट जिसका हम मटीरियल एक्स खरीद सकते हैं। तो हम फिर उसको अपनी रिक्वायरमेंट से डिवाइड करके जाके बार्गेन करेंगे, कोशिश करके कि भाईजान हमें इस रेट के ऊपर आप पर केजी दे दें, बड़ा ऑर्डर है हमारा। ये बात समझ आई है कॉस्ट अकाउंटेंट साहब? ठीक है। बहरहाल इसको आप टारगेट कॉस्टिंग ना भी कहें तो काम चलेगा, मेरे तो दिल कर रहा था, मैंने इसलिए कह दिया। वैसे लग रहा है आपको? बोलो। बन तो वही रहा है, टारगेट कॉस्ट, सॉरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट है अदर देन मटीरियल एक्स। तो ये अजीब सी बात कर दी थी उसने। बहरहाल कोई बात नहीं, कभी कभी यूं होता है। अब इसको कर दो माइनस, तो कितना है? 196। 1,96,000 जो है ये अब आपकी क्या है जी? रिमेनिंग टारगेट कॉस्ट। इसको मैं कह देता हूं रिमेनिंग, अब अपना नाम ही रख रहा हूं मैं, आज क्या करूं? रिमेनिंग टारगेट कॉस्ट फॉर मटीरियल एक्स। तो मुझे ये टारगेट कॉस्टिंग का लगा था जी। अब बिल्कुल प्योरली उसका नाम शाम ऐसे कॉस्ट गैप निकालो, ऐसी वैसी कोई चीजें नहीं थी। बहरहाल वैसे ही हुआ। अच्छा, अब ये तो रिमेनिंग टारगेट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है मटीरियल एक्स के लिए। लेकिन उसने क्या कहा है हमसे? उसने क्या कहा है? मैक्सिमम कॉस्ट पर केजी कितनी हम इनकर करें, यानी अगले को कितनी देने पे तैयार हो जाए अगर 40 मिलियन का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब इसके लिए भाई देख लें हमें टोटल मटेरियल चाहिए कितना एक्स। तो वो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, कि ईच केजी ऑफ सी रिक्वायर्स 1 केजी ऑफ एक्स, और हमने 2 मिलियन केजीज सी के सेल करने का सोचा है। लेकिन एक मसला छोटा सा था, जी हाँ, नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज 3% ऑफ इनपुट। अब ये ऑफ इनपुट है तो इसका क्या फॉर्मूला था, कुछ याद है? नहीं, वो तो आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट तो है,
लेकिन अब वो जो मैंने शॉर्ट एंड पे लिखवाया था कि अगर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट गिवन हो तो फिर क्या करो, जो आपको आउटपुट, ये बेसिकली आउटपुट है, आपको 2 मिलियन किलो एक्स के चाहिए तो खरीदोगे कुछ ज्यादा, तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.03। और अगर मैंने कहा था कि आपको लॉस की परसेंटेज जोड़ देगा आउटपुट के साथ, तो क्या करोगे, 2 मिलियन इंटू 1 प्लस 0.03। कुछ याद आ रहा है? एक फॉर्मूला बनाया था, पता नहीं याद है कि नहीं। अगर लॉस को जोड़ दे इनपुट के साथ तो आउटपुट को डिवाइड करते हैं 100 माइनस लॉस परसेंटेज से, और अगर लॉस को जोड़ दे आउटपुट के साथ तो जो आउटपुट की फिगर गिवन है आपको इनपुट निकालने के लिए, आउटपुट की फिगर जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करते थे 100 प्लस लॉस परसेंटेज के साथ। कुछ याद आ रहा है? नहीं तो टॉपिक ओपन करोगे 2-3 दफा लिखा हुआ नजर आएगा डिफरेंट टॉपिक्स में, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए टोटल मटीरियल एक्स रिक्वायर्ड, टोटल मटीरियल एक्स रिक्वायर्ड। तो हमने कहा जी असल में तो 2 मिलियन केजीज पर, 2 मिलियन यूनिट्स पर, या केजीज हैं, सी के भी केजीज ही हैं 1 केजी पर यूनिट लगता है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि हमने इसको डिवाइड करना है 0.97 से, क्योंकि हमारा प्रोसेस लॉस भी हो रहा है। एक मिनट मैंने लागी समझता हूँ, लागी समझ मैनू लागी। तो मटीरियल, टोटल मटीरियल एक्स जो रिक्वायर्ड है वो इतना है जी बेटा, 220, अब 1000 में बताओ, 2061.85, 3 तक ले जाओ, अच्छी बात है, ठीक है। 2061.856 आंसर इज मैं यहां पे तब तक लिख लेता हूं, टारगेट कॉस्ट पर केजी ऑफ मटीरियल एक्स। ये हमारी टारगेट कॉस्ट निकली ना। टारगेट कॉस्ट कितना? 0.06, ठीक है जी। लें जी, टारगेट कॉस्ट मटीरियल एक्स की मैक्सिमम हम ये ले सकते हैं, यानी ये मैक्सिमम हम इनकर कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम 40 मिलियन का प्रॉफिट कमाएं नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। 1 मिनट के लिए जरा, क्वेश्चन कौन सा जी? क्वेश्चन 3 है, अटेम्प्ट है स्प्रिंग 26, ठीक है जी। नाम इसका क्या है? मजेंटा। इतना मुश्किल सवाल नहीं था, बस आइडेंटिफाई हो जाता कि ये टारगेट कॉस्टिंग की। अच्छा, जिससे नहीं हुआ होगा भाई, कुछ तो उसने भी किया ही होगा, उसने जो किया होगा आई कैप जैसा किया होगा। मैं दिखाता हूँ आई कैप का सोल्यूशन जी भाई। इधर देखें जी, 1 मिनट जरा सोल्यूशन की छाती मार लें। क्वेश्चन 3 है ना जी। अच्छा, 95.06 तो निकला हुआ है हमारा भी। ये क्या है जी? मैक्सिमम टारगेट कॉस्ट पर केजी ऑफ एक्स। लेकिन इन्होंने किया कैसे? इन्होंने रिक्वायर्ड इंक्रीज इन प्रॉफिट लिया, रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन लिया, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट लिया, इन सबको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिक्वायर्ड लिख दिया, और फिर सेल ऑफ सी माइनस की मैक्सिमम अलाउबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ लेबर ऑफ सी, मैक्सिमम अलाउबल कॉस्ट फॉर मटीरियल एक्स। वैसे ही किया तकरीबन, बस वो ज़रा मार्जिन से लेकर हम भी 196 पे पहुंचे थे, जिस हम ज़रा और तरीके से पहुंचे, हमने अपने फॉर्मेट को ज़रा फॉलो कर लिया तो उससे हमें हेल्प मिल गई। बहरहाल इसके अंदर अगर कोई फिगर गलत हो सकती थी तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी हो सकती थी, लेकिन अगर हो भी जाती तो फिर 1-2 नंबर कट जाते, खैर है, लेकिन समझ आने की बात है। तो अभी आपको मैंने 1 दफ़ा पढ़ने दिया, आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ें तो मामला और हो सकता है। जाओ, सही है जी। अच्छा जी, पेट तो भी अब कब्र की मिट्टी भरती है, बताओ फिर। लॉस कहाँ आ रहा है? वो कंट्रीब्यूशन जो ले लिया था, जो कंट्रीब्यूशन कमाना था वही 10% कम कर दिया।
पर यूनिट हमने किया था ना, जो इतना हमारा लॉस आ रहा था नहीं, वो उसके केजी का साथ- लॉस था ना। Yes, sir। मटेरियल डालते हुए ख़राब हो जाता है। कहीं ये लिखा हुआ है कि लेबर भी टाइम ज़्यादा लगाती है? लेकिन वो उसके टाइम तो उसने तो ये लिखा हुआ है, इधर चेक करो, कन्वर्जन ऑफ मटेरियल एक्स इनटू सी वुड रिक्वायर 0.05 लेबर आवर्स पर केजी ऑफ सी, नॉट एक्स। तो वो तो लेबर तो काम कर रही है, एक्स होता तो फिर वही वाले आवर्स ले लेते। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा जी, अब क्या क्या हो गया जी? हमारा ओवरहेड, एबीसी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, टारगेट कॉस्टिंग और हो चुका, और आगे से कॉस्ट एंड प्रोडक्शन भी हुआ है, अब उसको नहीं करना हमने। अब हमने शुरू करना है रेलेवेंट कॉस्टिंग को रिवाइज करना है, एक सवाल करेंगे, फिर कल डिसीजन मेकिंग, सीवीपी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली परसों आना पड़ेगा, तो साथ साथ टेस्ट भी चूँकि हो रहे हैं, ये भी टाइम लेते हैं। फिर भी देखेंगे जब टाइम काम ख़त्म होगा तो चले जाएंगे। भाई अभी सारी दुनिया के अंदर सिलेबस चल रहे हैं, कोई आप अनोखे नहीं हैं। शुक्र करें अल्लाह ने टाइमली चीज़ों को ख़त्म करवाया और अच्छी रिवीजन चल रही है। ये अभी पार्ट है क्लासेस का ना, हर दफ़ा मेरी क्लासेस में एंड पे 3-4 दिन यही काम चलता है। तो प्लीज़ इसको ज़रा तवज्जो से, इत्मीनान से, एहतमाम से ले लें। बाकी बच्चे कह रहे थे कि लेक्चर जो है वो सर अदनान कह रहे हैं कि मैं अपलोड कर दूंगा, तो मैं भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। हाँ, आज से ही कर दूंगा भाई, आज से सर कर रहे हैं भाई, आज से मेरे लेक्चर्स भी अपलोड कर दो, ठीक है। और बताओ, खुश हो जाओ जी। लेकिन जाने वाले जो हैं उनसे घर पे ये लेक्चर लिए नहीं जाने, इसलिए अपनी इंतज़ामिया जिम्मेदार ना होगी, अपने रिस्क के ऊपर आपने छुट्टी करनी है। यहाँ पे बैठ के फिर आपको मार दाड़ करके बंदा पढ़ा पढ़ू लेता है, घर पे कहाँ ये लेक्चर लिया जाना है आपसे, ठीक है। चलें ज़रा पॉज करें, सांस ले लें थोड़ा सा, हम पॉज करें। अच्छा जी, अब चलो निकालो इसको बाहर, जाओ जाओ, कुंडी ला लेना बेटा, जाने देना। हाँ साहब, वो पीछे मैंने फौजी अपना बिठाया। अच्छा जी सुने बेटा, सुने सुने सुने, FOH, ABC, टारगेट कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ये हो गया है। वैसे तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी हुआ हुआ है, उसकी वजह ये मैं भूल गया था असल में कि आपको जो है वो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था पिछली अटैम्प्ट का इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। तो खैर एनीवेज, अभी मैं क्लास को ख़त्म करूँगा 15 मिनट के बाद, ठीक है। इन 15 मिनटों में मैं आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग, यानी हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसकी रिवीजन, तो मैं आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स रिवाइज कराऊंगा, और रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के बाद, रिवीजन के बाद, हंसने की कोई बात? अच्छा जी, इस क्वेश्चन को रिंग लिमिटेड वाला 2020 का ये सवाल है, ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, ये मैं आपको दूंगा। क्लास जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, इसको पिछली बार वाली रिकॉर्डिंग में से निकाल के कशीद करके आपको दूंगा। इस पर मेरे ख्याल में 45 मिनट्स के अराउंड का टाइम लगना चाहिए, ज़्यादा भी लग सकता है, मुझे अपनी याद पिछली बार वालों ने कितना खपाई की होगी इसके ऊपर, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का एक क्वेश्चन कर लेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट पे भी आज सीधा हो जाएगा। फिर कल डिसीजन मेकिंग रिवाइज करनी है, डिसीजन मेकिंग का एक सवाल, रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग यानी चैप्टर वो जो डिसीजन मेकिंग का है उसका एक सवाल भी हमारी रिसेंट टाइम में मौजूद है, वो हम करेंगे। होपफुली कल इन्वेंट्री CVP भी कर लेंगे रिवाइज, मे भी वो भी हो जाए, ठीक है। एनीवेज, कल का दिन ख़त्म नहीं हो रहा हमारा काम, परसों पे बात जाएगी ज़रूर, ओके, जहन में रखिएगा। ये भी नहीं पता कि परले दिन भी जाएगी या नहीं जाएगी, इसलिए हम जब ख़त्म होगा तो बता दिया जाएगा आपको कि अब कल नहीं आना आपने, ठीक है ना। तो हम फिलहाल आते रहें। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्ट के ट्रीज़, ये आप लोगों ने पिक्चर्स तो बनाई हुई हैं, लेकिन जैसे आपको मैंने कहा है सेशन एंड करके मैं कोशिश करूंगा उनको बिठाऊंगा। अगर PDF ना भी बनाना तो उन्हें कहूँगा कि मोबाइल के ऊपर तस्वीरें खींच के ना हर जगह से तो ग्रुप्स के अंदर भेज दे इकट्ठी करके ना एक दफ़ा में, ताकि आपको, लेकिन क्या ज़रूरत है, ऐसे आप लोगों ने नोट किया हुआ होगा इसको। अच्छा चलें, खैर, रेलेवेंट कॉस्ट्स, प्लीज़ रेलेवेंट कॉस्ट्स होने तो दो ख़त्म यार, मुक्कन दे दो पहले। 3 तरह के सवाल इसमें से आ जाया करते हैं, अगर आएँ तो, भाई कहते हैं वैसे आते नहीं हैं, लेकिन अगर आएंगे तो, या इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर आपने रेलेवेंट इनकम्स में से रेलेवेंट कॉस्ट को नेट करना है, पॉजिटिव आंसर आए तो आप एक्सेप्ट करें उस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, नेगेटिव आए तो ना करें। और अगर आपको वो कह दे सवाल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या बिड प्राइस निकालो, तो उस सूरत में आपने सारी रेलेवेंट कॉस्ट्स को लेना है
और उसमें अपना टारगेट प्रॉफिट यानी रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करना है, तो सेल प्राइस या बिड प्राइस निकल आएगी। कभी कभी सवाल के अंदर वो कहते हैं मिनिमम बिड प्राइस निकालो, तो मिनिमम बिड प्राइस मींस रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट ही आपकी मिनिमम बिड प्राइस है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर कि ये जो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, दरअसल हमारा काम नॉर्मल चल रहा होता है और उसमें हम कोई एक आधा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करते हैं, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसके अंदर फिर कोई भी हमारी अप्रोच हो सकती है। बस ये अप्रोच भी हो सकती है कि चलो अच्छा है ज़रा जितना कमा लें, ये भी अप्रोच हो सकती है कि यार बस ग्राहक को फंसा लें, कॉस्ट टू कॉस्ट काम कर दें, फ्यूचर में इससे बिजनेस मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल काम चल रहा होता है, इसलिए तो ये हम फिक्स कॉस्ट को भी इंक्रीमेंटल को नहीं लिया करते थे। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, नॉन करंट एसेट और अदर रेलेवेंट कॉस्ट माइनस करते हैं। यही यहाँ पर ऊपर रख के इसमें प्रॉफिट ऐड किया तो ये बिड प्राइस बन गई, और यही सिर्फ ले ली तो ये क्या है, ये लोएस्ट बिड प्राइस या मिनिमम बिड प्राइस आ गई, ठीक है, जिससे नीचे क्या होगा हमें लॉस। फिर उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट की कितनी टाइप्स थी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है जी। रेलेवेंट कॉस्ट का मैंने आपको इसीलिए एक जनरल प्रिंसिपल बताया था कि ये फ्यूचर की कॉस्ट होगी, कैश में पेमेंट होनी है और ड्यू टू डिसीजन होगी, ड्यू टू डिसीजन होगी। अब रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी हैं, हर वो कॉस्ट जो इंक्रीमेंटल है, सादा बात, हर वो कॉस्ट जो इंक्रीमेंटल है, एडिशनल कॉस्ट जो डिसीजन की वजह से पड़ रही है, या हर वो कॉस्ट जो अवॉइड हो जाए डिसीजन की वजह से। ये कॉस्ट नहीं है, ये बेसिकली कॉस्ट सेविंग यानी इनकम की तरह से, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इन्हीं दोनों का मजमुआ था, डिफरेंशियल कॉस्ट कि जो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए ड्यू टू डिसीजन, चेंज इन कॉस्ट, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, कि हमने जो फ्यूचर कैश बेनिफिट फोरगो किया ड्यू टू डिसीजन, इसको करेंगे ड्यू टू डिसीजन, इसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपको रेलेवेंट कॉस्ट की एग्जांपल्स क्या कह सकता है कि रेलेवेंट कॉस्ट की छोटी सी डेफिनेशन दे के नीचे कह सकता है फॉलोइंग आर द टाइप्स, उसमें 3 सही लिख दे, एक चौथा गलत लिख दे, तो वो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, नोट्स थोड़े से हैं प्लीज़ हर चैप्टर के पढ़ने हमने, ठीक है। फिर इररेलेवेंट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, संक कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी, ठीक है। अब उसके बाद डिसीजन की वजह से उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो संक कॉस्ट, कॉस्ट दैट आर ऑलरेडी इनकर्ड इन एंड पेड इन पास्ट, ठीक है, ये रेलेवेंट नहीं है। कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट पे नहीं हुई होती पास्ट में, पे हो सकता है फ्यूचर में हो। जैसे हमने एग्रीमेंट किया हुआ था कि हम इन प्रेमिसेस को अगले 2 साल तक एग्रीमेंट है कि हम खाली नहीं करेंगे, किराया देंगे, चाहे हम उधर कोई काम करें चाहे ना करें। अब ये हमने कमिट कर ली हुई है कॉस्ट, तो चाहे हम ये डिसीजन लें या ना लें, इस कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो कमिटेड कॉस्ट जरूरी नहीं है कि पे हो चुकी है, ये फ्यूचर में पे हो सकती है, लेकिन ये क्योंकि हम कमिट कर चुके हैं, डिसीजन की वजह से हम पे पड़ नहीं रही है और डिसीजन को छोड़ने की वजह से हमसे बच नहीं रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाती है, इररेलेवेंट कॉस्ट। तो कमिटेड कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट दैट आर ऑलरेडी कमिटेड इन पास्ट बट विल बी ऑनर्ड इन फ्यूचर बाय पेमेंट, तो ये फ्यूचर में पे भी की जा सकती हैं। फिर अनअवॉइडेबल कॉस्ट, डिसीजन जो मर्जी होता रहे, हमारी कॉस्ट उससे अवॉइड नहीं होने वाली, ठीक है, अनअवॉइडेबल है। हम चाहे डिसीजन लें ए चाहे डिसीजन लें बी, हमारी एक कॉस्ट है, एक मसलन जैसे मैं रेंट कह रहा था, वो रेंट हमारा आना ही आना, ठीक हो गया। और नोशनल कॉस्ट्स, ये हम अकाउंटेंट्स बहुत सारी कॉस्ट को, एस्टिमेटेड कॉस्ट्स को यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट्स नहीं है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, रीवैल्यूएशन लॉस है, प्रोविजंस हैं, एब्जॉर्ब्ड एफओएच हैं, ये सब क्या है, नोशनल कॉस्ट हैं, और ये भी क्या है, इररेलेवेंट, ठीक है। सही है जी, कुछ समझ आती है बात। इसके बाद फिर हमने असल में कहानी शुरू की थी कि ये जो रेलेवेंट कॉस्ट हमने लेनी है, मटेरियल की, लेबर की, एफओएच की, वेरिएबल की भी, फिक्स की भी, कोई और नॉन करंट एसेट्स हैं, कोई और जो है वो हमारी अदर रेलेवेंट कॉस्ट हैं, तो उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो ये फिर हमने वो ट्रीज बनाए थे, आपको याद होगा, 1 बाय 1। तो उनकी रिवीजन करनी है, मेरे ख्याल में 10 मिनट अटेंटिवली दे दें, सब कुछ आपको याद है, फिर रिंग लिमिटेड वाला क्वेश्चन आप करेंगे, मैं पार्ट भी अभी जाके बनाता हूँ, आपके घर पहुँचते पहुँचते वो आ जाएगा आपके पास। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि वो आपको सिर्फ स्पीड से लगा के ना एंड पे जाके सोल्यूशन को देखना पड़ेगा,
मुझे बहुत उम्मीद है, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन कम से कम ये कर लेना है, वो सोल्यूशन को देखना है, और एक दो चीज़ें भी उसमें अगर गड़बड़ वाली हैं फ़ौरन देख के समझ आ जाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस सवाल को करने की, मौज करें। और अगर बिल्कुल ही काक समझ नहीं आई या लग रहा है कि ज़रूरत है तो फिर उसको आपने लाजमी सुनना होगा, ठीक है। तो पूरी एहतियात के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ और इत्मीनान के साथ आपने ये डिस्कशन सुननी है, ठीक है। क्या तुम छोड़ के जाओगे मुझे आधे रास्ते में? ना यार, तुम छोड़ के घर जा रहे हो? यार मिलके जाना यार, ऐसे ना करना यार, फिर तो 6 महीने मैंने भी नहीं होना। नेक्स्ट सेशन ऑफ कर रहे हैं जिसको मैं खिला दूंगा बिरयानी। और बताओ, खिला दूंगा इसको मैं। तुम चले जाओ, चले ही जाओ। वो ईद पे भी नहीं गया कर, ठीक है ना। ओवरहेड्स इधर नहीं देखना, ओवरहेड्स आप मुझे रिवाइज करा दें, ऐसे तरह बेहतर रहेगा। ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट होते हैं क्योंकि इंक्रीमेंटल होते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स सिर्फ तब रेलेवेंट होते हैं जब एडिशनल हो, इंक्रीमेंटल हो। एब्जॉर्ब्ड, अपोर्शनड, जनरल, इन नामों से जब भी आए, ये एग्जिस्टिंग है, ये इग्नोर करने हैं। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन हो चाहे नॉन प्रोडक्शन हो, ऑलवेज आर रेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज दीज आर इररेलेवेंट, दीज आर इंक्रीमेंटल। फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो, ये एग्जिस्टिंग वाले इररेलेवेंट, इनके डिफरेंट नेम्स हैं। धोखा ना खाना कभी, एब्जॉर्ब्ड, एफओएच, अप्लाइड, अपोर्शनड, एलोकेटेड। खामोशी से बैठे जरा। फिक्स्ड ओवरहेड्स या जनरल ओवरहेड्स ये सब क्या हैं? ये एग्जिस्टिंग एफओएच है, इनको क्या करना है? इग्नोर, ये इररेलेवेंट हैं, डिसीजन की वजह से बदलते नहीं है। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स हों तो वो रेलेवेंट कॉस्ट हैं, जिनके अल्टरनेटिव नेम्स इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड, स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स। जी, इसमें 3 सिनेरियोज थे। आपका एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट यूज हो रहा है, आप किराए पे ले रहे हैं या आप नया खरीद रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल, जो एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट आप यूज कर रहे हैं, उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट या बुक वैल्यू या कंडक्शन है वो हमेशा क्या होगी? इररेलेवेंट। उसकी पुरानी कॉस्ट की बेस पे डेप्रिसिएशन भी क्या होगी? इररेलेवेंट। उसमें रेलेवेंट हो सकता है अगर आप उसको आज रेंट पर दे सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट पर यूज किया तो रेंट पर नहीं दे सकेंगे, तो रेंट फॉरगोन इज योर रेलेवेंट कॉस्ट। आज आप उसको बेच सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट पर यूज करने की वजह से उसको ना बेच पाए तो सेल वैल्यू फॉरगोन। आज बेचें तो लाख का बिकता था, कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करने के बाद 10,000 का बिकेगा तो 90,000 का फॉल इन मार्केट वैल्यू इज योर रेलेवेंट कॉस्ट। ये तो हो गया ओल्ड। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन आउटपुट मेथड वाली है तो ये एक हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि उसको फिर हम रेलेवेंट कहेंगे क्योंकि वो तो है ही वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, वो नोशनल कॉस्ट है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने नया एसेट नहीं खरीदा, पुराना भी यूज नहीं किया, किराए पे आपने एसेट ले लिया, तो सबसे आसान काम, किराया कॉस्ट, हायरिंग कॉस्ट इज द रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। उसमें हो सकता है सवाल में आपको 2-3 ऑप्शंस दे दे, तो ये एक असूल भी रेलेवेंट कॉस्ट का हमें याद होगा कि अगर 2 या 3 कॉस्ट में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़े तो लोअर, और जब 2-3 बेनिफिट्स में से कोई सिलेक्ट करना पड़े तो हायर, ठीक है। तो आपको रेलेवेंट कॉस्ट हायरिंग कॉस्ट है आपकी, ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी दे सकता है। और अगर आपने अपना कोई नया एसेट इस प्रोजेक्ट के लिए खरीदा है तो उस नए एसेट की असल में तो जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो क्या है? फॉल इन मार्केट वैल्यू उसकी रेलेवेंट कॉस्ट। यानी आज आपने 5 लाख का एसेट खरीदा, प्रोजेक्ट पे यूज करने के बाद 4 लाख का बेचेंगे, 1 लाख इज योर रेलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आईकैप क्या करता है? नए एसेट की कभी लाइफ भी दे देता है, तो आपने घबराना नहीं है, आईकैप के अंदर रहते हुए ये असूल भी चलेगा। आपने उस कॉस्ट को डिवाइड करना है, चूंकि आपने दरअसल वो कहता है कि जी इसी एसेट के लिए, इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेट खरीदा है तो इसकी सारी कॉस्ट ही रेलेवेंट है, बस उसको आहिस्ता आहिस्ता करके बांटे, ठीक है। तो ये आपके फिक्स एसेट्स के रूल थे, ये थोड़ा सा बाद में एंड पे
ये एंड में पढ़ना है, ठीक है ना। पहले अभी जरा पुरानी बात, ठीक है कि एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट्स यूज हो रहे हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू इग्नोर, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, रेंटल फोरगोन, फॉल इन मार्केट वैल्यू, ये सब रेलेवेंट कॉस्ट हैं। अगर एक दे तो वही, और अगर एक से ज़्यादा दे तो चूंकि कॉस्ट हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन को क्या होगी जी, इनमें से, मतलब यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर ये फोरगोन हो रहा है तो ये कॉस्ट है, तो इसमें से लोअर सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। ऐसा ही है कि नहीं, पता नहीं, गलत बात किया आपने, ऐसे ही बस मान लें। ये एक रेवेन्यू टाइप चीज है, आपको स्क्रैप वैल्यू आनी है, आपको रेंटल आना है, बस हाँ कर रहे हैं, जान छो 10 मिनट हो भी गए ने, जा नहीं रहा, ये सारे करके ही जाने मैंने तसल्ली से रिवाइज, ठीक है ना। अच्छा, तो भाई इनमें से हायर, इनमें से हायर, वंस सिलेक्टेड दिस बिकम्स योर कॉस्ट। अब ये कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन, ये कॉस्ट है आपकी। अगर दूसरी तरफ कोई और कॉस्ट आ जाए तो अब इनमें से लोअर, ऊपर वाले को पढ़ के नहीं ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये मैंने वैसे ही अगले दिन लिखवाया था, और ये मेरे ख्याल में किसी सवाल में आया नहीं, हमारी अपनी एग्जाम्पल में था शायद किसी एग्जाम्पल में, वरना पास्ट पेपर में कहीं हमने इसको देखा नहीं था। तो नॉर्मली यही होता था, एक आधा आ जाता था या मैक्सिमम 2 आ गए, तो आपने इनमें से हायर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, डन। किराए पे लिया है तो हायर चार्जेस, रेंट एक्सपेंस, रेलेवेंट कॉस्ट। नया लिया है तो, अगर यूजफुल लाइफ गिवन है तो डेप्रिसिएशन न्यू एसिड की, और अगर लाइफ गिवन है तो फॉल इन मार्केट वैल्यू। फिर आया आपका मटेरियल, योर फेवरेट वन, ठीक है। मटेरियल में बड़े रोले थे, नहीं रोले थे। मटेरियल सबसे पहले हमने कहा था हम प्रोड्यूस करते हैं इंटरनली, तो रेलेवेंट कॉस्ट है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स हम लेंगे, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। फिर अगर आप खुद बनाते नहीं हैं, अच्छा खुद बनाते भी हैं और खरीदते भी हैं, ऑप्शन आ जाए तो अगेन कॉस्ट है, लोअर को सिलेक्ट करना है, ये हमारा अलग से आ गया एक केस, ठीक है ना, उनको बाद में पढ़ते हैं। इफ मटेरियल इफ प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी इटसेल्फ, तो फिर प्रोडक्शन करो, रेलेवेंट कॉस्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसके अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। अगर मटेरियल टू बी प्रोड्यूस्ड इज आल्सो अवेलेबल इन मार्केट, तो फिर क्या करो, ठीक हो गया। अब अगली बात, अगर मटेरियल हम खुद बनाते नहीं बल्कि हमने बाहर से खरीदना है, तो यहां पे नहीं, पहला सिनेरियो, हम बाहर से खरीदेंगे लेकिन स्टॉक में नहीं है, बाहर से खरीदना है और वो स्टॉक में नहीं है, तो जाएं और खरीद लें, रेलेवेंट कॉस्ट इज करंट परचेज कॉस्ट। स्टॉक में तो पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज में है, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज, क्योंकि रेगुलर प्रोडक्शन को छेड़ना, तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट परचेज प्राइस इज ही क्या होगी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। अब तीसरा सिनेरियो आया था जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास मटेरियल स्टॉक में पड़ा है और रेगुलर यूज में नहीं है, उसके आगे फिर 4 सिनेरियोज बने थे। नंबर 1, उसका कोई अल्टरनेट यूज ही नहीं है, वेला पड़ा है, चुको तो यूज करो, रेलेवेंट कॉस्ट इज निल, ठीक है। नंबर 2, स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है, तो फिर स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, नेट स्क्रैप वैल्यू आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। नंबर 3, मुसीबत गले पड़ी हुई है, आपको उल्टा ठिकाने लगाने पे कॉस्ट पड़नी है, तो उल्टा रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग मिलेगी आपको, ठीक है। और चौथा केस था स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या था कि आप उसका कोई अल्टरनेट यूज है, तो हमने कहा था जी अल्टरनेट यूज पर, मसलन आप किसी मटेरियल ABC की जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल पड़ा है, अगर उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे तो उस मटेरियल को बाहर से खरीदना, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी आती थी, ठीक है ना। तो हम कहते थे ये मॉडिफिकेशन कॉस्ट को माइनस करके जो नेट कॉस्ट सेविंग है वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। ये 4 अदर सिनेरियोज थे। इफ मटेरियल इज परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, बल्कि पहले यहां से चलें, तो मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, परचेज फ्रॉम आउटसाइड, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी क्लियर। Material is available in stock, but it is regularly used by the entity. Purchase it from outside. Relevant cost will be, material is available in stock, but it is not regularly used. यूज कर लो इसको, लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट इनमें से कोई एक सिनेरियो बनाकर फिर देगा। अगर ये पड़ा है, वेला पड़ा है और कैन नॉट बी यूज्ड एज स्क्रैप एंड कैन नॉट बी यूज्ड एल्सवेयर, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज निल, यूज करो मुफ्त में। अगर ये कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज नेट स्क्रैप वैल्यू। अगर ये डिस्पोज करने पे उल्टा कॉस्ट पड़नी है, तो रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग है,
हमारी सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। और अगर ये स्क्रैप के तौर पे भी बिक सकता है और किसी और की जगह इस्तेमाल भी हो सकता है, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू फोरगोन और नेट सेविंग फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल्स भी थी, आता है। ये सिर्फ देख लें, आपके पास 3500 यूनिट्स पड़े हैं मटेरियल के, जो आपने खरीदे थे 400 रुपए के हिसाब से, इग्नोर करें संक कॉस्ट। ये बिक सकते हैं 20 रुपए के हिसाब से, या ये गामे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन 10 रुपए मॉडिफिकेशन कॉस्ट पड़ेगी और गामा 40 का मिलता है। इसका मतलब अगर गामे की जगह इसको इस्तेमाल किया तो 40 माइनस 10 30 की सेविंग मिलेगी। तो पहले तो बताओ 20 का बेचोगे या 30 की सेविंग लोगे? अब हमने 30 की सेविंग नहीं ली, बल्कि हमने इसको यूज कर लिया वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो रेलेवेंट कॉस्ट इज दिस 30 रुपए, जो कि हायर है इन दोनों में से। याद आ रहा है? उसके बाद आपका फेवरेट आया था लेबर। लेबर जो है उसको अगर आप फिक्स्ड मंथली या एनुअल सैलरीज पे कर रहे हैं, पीछे भाई ये पेजेस पढ़े हैं आमिर भाई? किधर पढ़े हैं? ये सारे पीछे भेज दो, एंड पे रख दो, जिसके पास नहीं होंगे जाते हुए ले जाएंगे। अब ख्याल आ रहा है इनको, ले लें सब। हाँ अच्छा सुने पीछे भाई एंड पे रख देना, जाते हुए ले जाना ना यार। अच्छा सुने जी, लेबर को अगर हम फिक्स्ड मंथली या एनुअल सैलरी दे रहे हैं तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो ये इररेलेवेंट है। अगर एडिशनल दे देंगे तो फिर वो रेलेवेंट बन जाएगी। तो फिक्स मंथली या एनुअल एग्जिस्टिंग सैलरी होगी तो इररेलेवेंट, एडिशनल होगी तो रेलेवेंट। अगर आप इसको पीस वेज सिस्टम पे दे रहे हैं तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? जो पेमेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, वेजेस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। असल लड़ाई तो यहाँ पानीपत की जंग छिड़ी थी। यहाँ लेबर को आर्ली वेजेस पे करते हैं। अब दो सिचुएशंस थी। अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है, जिसके बारे में मैंने आपको एक बात की थी कि स्पेयर कैपेसिटी सिर्फ तभी हो सकती है अगर लेबर को कुछ ना कुछ पे करके रोका, वरना वेला मुफ्त में कौन बैठता है? कहेंगे आपके पास काम नहीं है, पैसे नहीं देते तो हम कहीं और जाके काम कर लेंगे। हम नहीं जाने देंगे उनको, वो स्किल्ड लेबर होती है नॉर्मली। हम कहते हैं जब काम आएगा तो कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो हम कहते हैं बैठो यार, तुम्हारे किचन का खर्चा देंगे। तो लेबर को आप स्पेयर कैपेसिटी तभी आ सकती है जब लेबर को आपने कुछ ना कुछ पे करके बिठाया हो, और ये सिर्फ उस सूरत में जो है वो स्पेयर कैपेसिटी आ रही होगी। अब अगर सवाल चुप है कि कितना पे करके, कितना कमिट किया हुआ है आपने, कितना पे करके बिठाया, तो फिर फुल वेज रेट को कमिटेड अज्यूम। अब अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है तो फिर फुल वेज रेट अगर कमिटेड है, सिनेरियो बनता जाए, फुल वेज रेट अगर कमिटेड है तो आप इसको पहले वेले बैठने के पैसे ले रहे थे, काम पे लगा दें, कोई एक्स्ट्रा पैसे इन्होंने नहीं लेने, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। ठीक है। और अगर रिड्यूस्ड वेज रेट है तो फिर आपने जो अनकमिटेड है, नॉन कमिटेड है, मेरे लिए अंग्रेजी होगी ना, जो नॉन कमिटेड है उसको क्या कह देना है? रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है जी। और अगर फुल वेज रेट इज कमिटेड लेकिन किसी और जगह काम कर रहा है, मेरी एग्जांपल याद होगी डस्टिंग वाली, तो फिर सफाई की थी मैंने, याद है, तो फिर मेरी वाली वेजेस नहीं थी कॉलेज के लिए रेलेवेंट कॉस्ट, लेकिन सफाई वाले की वेजेस के लिए रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएंगी आई कैप की उस स्पेशल वर्कशॉप के लिए। ठीक है। तो फुल वेज रेट कमिटेड है बट कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर, तो चूंकि अपनी वेज रेट तो कमिट होगी, वो तो इररेलेवेंट हो गई, लेकिन कॉस्ट ऑफ हायरिंग दैट अदर लेबर, ये क्या बन गई थी हमारी? इनको जरा एक नजर देख लें। बड़ा पढ़ा था हमने, बड़ा पढ़ा। 70 यूनिट बीटा के बनाने हैं, हर बीटा के यूनिट पर 2 घंटे लगते हैं, 50 रुपए पे करते हैं, लेबर के पास स्पेयर का टाइम है और फुल वेज रेट इज कमिटेड। सुकून मारो, रेलेवेंट कॉस्ट इज निल, क्योंकि इनसे काम करवाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। We received a contract for production of 150 units of gamma. Each gamma require 3 units. लेबर को 100 रुपए पे करते हैं और लेबर को स्पेयर टाइम के लिए 40% वेजेस कमिट किए हुए हैं, तो 40% इररेलेवेंट, 60% रेलेवेंट। तो 150 इंटू 3, 450 घंटे इन्होंने काम करना है, लेकिन 60 रुपया पे करेंगे, 100 रुपया नहीं पे करना। पे तो 100 करेंगे, लेकिन 40 तो वैसे ही पे कर रहे थे, काम करें या ना करें, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए रेलेवेंट एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ा उनको? 60%। ठीक है। और अगर वेजेस लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो पहले उनको बनाएंगे,
बल्कि पहले हम बाहर से देखेंगे जाकर, कोई नई लेबर बाहर से मिलती है, मिल जाए तो बेहतरीन रेलेवेंट कॉस्ट क्या है हजरत? नहीं समझ आ रही? क्या बोर हो रहे हो कि याद है ये चीजें? याद है या भूल गई हैं? अभी याद आ रही हैं? इतना पुराना तो नहीं पढ़ा हुआ हमने। अच्छा जी, हायर कर सकते हैं अगर न्यू वेजेस, न्यू लेबर को, तो फिर हायर करें, कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करें, रेलेवेंट कॉस्ट है उसकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग। और अगर आप नहीं बाहर से हायर कर सकते तो फिर नई लेबर को नहीं हायर कर सकते तो फिर उन्हीं का मिनतरला करें, भाईजान मेहरबानी काम कर लो, ओवर टाइम ले लेना। तो फिर उनकी कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट, हाँ, ओवर टाइम प्रीमियम के समेत। नॉर्मल तो पे करना ही है, ओवर टाइम भी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग विल बी, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग, और उसमें नॉर्मल रेट प्लस ओवर टाइम प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। अभी देखा था आपने सी बनाते हुए, ठीक है। और अगर ओवर टाइम नहीं कर सकते, उन्होंने जवाब दे दिया है, तो किसी करंट काम से हटा के, अच्छा ये हम हटा नहीं रहे होते, डिसीजन तो यही ले रहे हैं कि हटा लें, अगर यहाँ फायदा ज्यादा होगा तो वो काम से हटा के इधर लगा देंगे, चेक करते हुए ये अज्यूम करना है कि हटा लेंगे हम। तो अगर हम हटाएंगे किसी एग्जिस्टिंग काम से, तो एक तो उनको उनके काम के पैसे देने हैं, दूसरा जो दूसरी चीज नहीं बनेगी वो कॉन्ट्रीब्यूशन। ये फेवरेट आई कैप का था, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग पर लेबर प्लस कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस भी कितना क्या करना है जी? पर लेबर आर, ठीक है। ये आखिरी मुश्किल वाला केस था, इनको जरा आराम से देख लें एक दफा, तेजी नहीं करनी, ठीक है जी। तो वो पहले वाले की एग्जांपल कोई नहीं है, ठीक है ना। एग्जांपल 2 और 3 का है। वी रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 120 थीटा, ईच थीटा रिक्वायर्स 1.5 घंटा ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर इज पेड 100 रुपए पर आवर, करंटली स्किल्ड लेबर हैज नो स्पेयर कैपेसिटी एंड एनी ओवर टाइम। ये सब मैं वही बार इसलिए कर रहा हूं कि रिवीजन इसी से ही अच्छी हो सकती है, बाकी तो सवाल आपको मैंने नया दे दिया, वो छुपाया हुआ सवाल था, पहले नोट्स में डालने लगा था मैं, लेकिन फिर नोट्स फाइनल हो गए थे। नोट्स से याद आया भाई, ऑनलाइन वालों नोट्स आपके ग्रुप में आ गए होंगे, अब वही रिसेंट वाले हैं, खुद प्रिंट निकालो ना निकालो आपके पास हैं, वैसे प्रिंटर के पास ही भेजे हैं, हार्ड कॉपी भी 1-2 दिन में छप के आ जाएगी, अगर कोई लेना चाहे यहाँ से आई वुड सजेस्ट के ले लीजिएगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो आपने नोट्स यूज किए हैं उनमें ज़रा गंद मारा हुआ है आपने, तो जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको एक फील आनी चाहिए कि नया पर्चे में सवाल जैसे होता है ना साफ सुथरा, उस पर कुछ ना लिखा हो, दिमाग चलेगा, थोड़ा सा जोर लगाएगा। और अगर बना बनाया सवाल सामने होगा जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, शॉर्टकट्स और निशानियां और ये रूल और वो रूल, तो फिर वो वाला मजा नहीं आएगा आपको। तो आई वुड सजेस्ट, मैंने इसीलिए उनको कहा था, मिन्नत की थी भाई के कॉस्ट टू कॉस्ट प्रिंटिंग इसलिए वहां से करवाता हूँ कि फोटो कॉपी तो बहुत महंगी कर रहा था, मैंने कहा कि यार कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दो इसको, बस कि बच्चे को अपनी कॉस्ट ले, पता नहीं अब वो उसके ऊपर है, मुझे तो उसने यही कहा था कि ठीक है कॉस्ट ले लेंगे। अब वो मिनिमम कॉस्ट में आपको एक वो नहीं, आप उसमें MCQs भी डाल दिए, ठीक है ना, हर पेपर के हर सब उसके टॉपिक के 10, 12, 15, 20 इस तरह से हैं, फायदा होना जो पता नहीं आने नहीं आने, लेकिन आपको ये तसल्ली हो चुकी है MCQs देख के कि MCQs सिलेबस में से ही आते हैं ना, हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वापस आए, हाँ जी, तो हमें 1.5 घंटा चाहिए एक थीटे के लिए, 100 रुपये पे करते हैं, करंटली लेबर के पास कोई फारिग टाइम है, और ओवर टाइम को टाइम एंड हाफ पे यानी 150 गुना पे करवा सकते हैं। अब 120 थीटे इंटू 1.5 घंटा, टोटल 180 लेबर आवर्स चाहिए, वेले नहीं है वो, तो उनको 100 रुपये नहीं 150 रुपये पे करना पड़ेगा, ये रेलेवेंट कॉस्ट है हमारी। और आखिरी केस क्या था, हमें ब्रावो 170 का ऑर्डर आया, हर ब्रावो पे 2 घंटे लगते हैं लेबर के, और लेबर को 50 रुपये पे करते हैं, लेकिन करंटली लेबर के पास कोई स्पेयर टाइम नहीं है, और वो करंटली सिग्मा बना रही है जिसपे हम एक सिग्मा पे 100 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। अब अगर हम, अब देखो ना सवाल इस तरह से है, सवाल समझो पर्चे में इस तरह से आ गया, अब हमने ये अज्यूम करना है ना कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लें, तो उसमें ये अज्यूम करेंगे कि यार मैक्सिमम कॉस्ट डाल के देखते हैं, इसको हटा लेते हैं सिग्मा से, वहां का नुकसान भी डाल दो, अगर फिर भी ये बेनिफिशियल हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा जी डाइवर्ट कर दें अगर इसको, तो एक तो इसको 50 रुपये पर लेबर आवर पे करना पड़ेगा, दूसरा ये जो सिग्मा बना रहा था वो नहीं बनाएगा, तो ये 100 रुपया सिग्मा का भी गया, तो 150 रुपये रेलेवेंट कॉस्ट पर आवर, जी हाँ, ये पर आवर था, ये पर यूनिट था। तो फिर हमने इसको छोड़ दिया था ब्रेवो को, हमने कहा था सिग्मा पे चेक करो, एक सिग्मा पे कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, तो पता लगा था एक सिग्मा पे कितने लेबर आवर लग रहे हैं 5, तो इसका मतलब 100 रुपीज कमाने के लिए लेबर इस यूनिट इस प्रोडक्ट पे 5 घंटे काम करती है, तो 1 घंटे काम करने का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रही थी 20, 100/5 20, तो फिर पर लेबर आवर 50 रेलेवेंट है, प्लस
कंट्रीब्यूशन लॉस भी पर आवर 20 रेलेवेंट है, तो टोटल क्या बना 70 रुपये। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस पर लेबर आवर ये 70 रुपये। ठीक है, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट एक 340 यूनिट की क्या आ गई 70 रुपये के हिसाब से। ठीक है, सही है। और ये खत्म हो गए यार। ठीक है, ठहर जाओ जाएं। अब ये सवाल आपका है जी रिंग लिमिटेड, बड़ा कंप्रीहेंसिव, बड़ा मजे का सवाल है, लेकिन इसमें मुझे बहुत उम्मीद है आपने जरा भी नहीं अड़ना। लेकिन एक बात बताऊं, एक बात बता दूं, इसमें कोई कसर नहीं है छोड़ी हुई एग्जामिनर ने, इसमें लर्निंग कर्व इफेक्ट भी एस्टिमेटेड वाला डाला हुआ जी, देखी नहीं जाएगी। 20 में से 19 नंबर लेने आपने इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा भैया, अरे भैया अभी कौन सा लेक्चर हुआ हमारा, 98 हुआ ना, तो लेक्चर 98 का पार्ट भी अभी बनाकर मैं आपको भेज रहा हूं। नहीं ना यार, अभी थोड़ा सा लेक्चर था। ठीक है, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है भाई इसकी 1 घंटा 16 मिनट हो गई है, और पिछले की हैं। चलें ठीक है, चलें ये पार्ट बी के अंदर आया जाए फिर गौरी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।